वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, हम लोगों ने स्किन इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बारे में भी अच्छे खासा डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना। अब आपका आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ना, वो एक्चुअली पावर के फ्लो के बिहेवियर को बताता है। सही बात है ना। तो मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये सारे वर्ड मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, इनके फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए निकाल दूंगा। तो अगर उन्होंने आपसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे या मान लो किसी बड़े क्वेश्चन में उसने इंटेंसिटी, पावर या एनर्जी से रिलेटेड कोई बात अगर आपको बोल दी, तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको इजीली तरीके से क्या कर पाओ, सोल्व कर पाओ। तो उसके लिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये समझ में आ जाएगा बेटा, तो आपका पॉइंटिंग थ्योरम आप लोगों को डायरेक्ट क्लियर हो जाएगी। सही बात है ना। इससे रिलेटेड ही फॉर्मूले उसके बनेंगे, इसके याद हो जाएंगे, उसके भी याद हो जाएंगे। डायरेक्ट हाथों हाथ क्लास के क्लास में याद करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। और क्वेश्चंस तो हमारे चल ही रहे साथ में, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये क्वेश्चन को एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्लास में जो पढ़ा था उसको अप्लाई करना भी आपको आ जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से और समझना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। प्यार से पढ़ो, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सर ए लॉसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हैज एन ए इंटरसेनिक इंपीडेंस। मैंने बोला था क्या दे दिया है, नीटा दे दिया है। अब समझो, मैग्नीट्यूड विद सम एंगल दे सकता है ऐसा। भाई कोई सा भी मीडियम है, परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम तो है नहीं है, ये तो पता चल चुका है। अगर परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता तो एंगल कितना होता, 0 होता। सही बात है ना। सुपर कंडक्टर होता तो एंगल कितना होता, 45 होता। दोनों के बीच वाला है, मतलब कोई जनरलाइज मीडियम है। समझ रहे हो। आगे चलो, इफ ए पर्टिकुलर रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, भाई कोई ओमेगा फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रही है। आगे देखो, इफ एट दैट फ्रीक्वेंसी द प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू दी डाई इलेक्ट्रिक, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है आपके पास में, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम परफेक्ट नहीं है, लॉसी है, क्योंकि आपको एंगल दिख रहा है। सही बात है ना। आगे देखो, हैज एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपका अल्फा क्या होगा। आपको दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनके पास में जाने से पहले हम इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। इक्वेशन को पढ़ना हमें अच्छे से आता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखो, एच है, सही है सर। ये 10 यहां पे क्या है, इस h का मैग्नीट्यूड, e की पावर माइनस अल्फा x होता है। बिल्कुल सही बात है। इस अल्फा को तो निकालना ही है, यहां दे रखा है अल्फा तो निकालना ही है। ओके, मतलब पहली बात तो यहां पे आपको h0 की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 मैग्नीट्यूड। सही बात है। आगे चलो, कोस ओमेगा टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। ओके, ओमेगा टी माइनस क्या होता है, बीटा x, मतलब ये बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 1/2। माइनस एक्स है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका क्या है, प्रोपोगेशन है। आगे चलो, ए वाई केप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मतलब देखो बिहेवियर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर एच, वेव जा रही है इधर एक्स डायरेक्शन में। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बताओ। सर सिंपल सा बिहेवियर है, हमें पता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, वेव का प्रोपोगेशन अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन पॉजिटिव जेड में होगा या नेगेटिव जेड में होगा, ये मुझे नहीं पता। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। तो कैसे देखते हैं हम, मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता रखा है। क्या बता रखा है कि अगर हमें डायरेक्शन देखनी हो वेव की, तो हम लगाते हैं कि P वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर। देखो एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। जब दो कंपोनेंट दे दे, x वाला y वाला दो कंपोनेंट दे दे, आप मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के डायरेक्ट निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे, ये बड़ा सिंपल सा है, अगर वो डायरेक्ट आपको ऐसा दे दे कि भाई y डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, x डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेशन है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर। सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो प्लस जेड या माइनस जेड। सही बात है। अब अगर मान लो प्लस जेड डायरेक्शन हुई,
मैंने बोला भाई प्लस जेड का मतलब है बाहर की तरफ, मान लो ये वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सही है, और प्रोपोगेशन आ रहा है इधर, ई क्रॉस एच होता है प्रोपोगेशन, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, एच है ऊपर, ई क्रॉस एच किया तो थंब तो मेरा इधर आ रहा है, मतलब ये तो वेव का प्रोपोगेशन इधर बता रहा है ना, लेकिन वेव का प्रोपोगेशन तो इधर नहीं है, किधर है, इस डायरेक्शन में है। ओके, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब अंदर की तरफ हो सकता है। ओके, अगर अंदर की तरफ हुआ तो मैंने ई क्रॉस एच करूंगा तो क्या होगा, ई अंदर की तरफ, एच ऊपर की तरफ, ई क्रॉस एच, थंब आ रहा है इधर, मतलब ये सही है, प्रोपोगेशन भी इधर ही है, परफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हो, जैसे अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे, सही बात है, और ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब उसने आपसे पूछा ही है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सबके पहले तो जरूरी होती है डायरेक्शन, जो हमें मिल चुकी है माइनस ऑफ ए जेड केप, माइनस जेड डायरेक्शन मिल चुकी है, ठीक है। आगे चलो, ई की पावर, अब यहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सही बात है। सर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो बेटा ये आपको एच का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पे बिल्कुल पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अरे सर रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नीटा के बराबर होता है, ये बात अच्छे से पता है हमको, सही है, बिल्कुल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नीटा रखो और इधर ले जाओ आप एच नोट को। अब एच नोट आपको पता है कितना है, 10 है, सही है। नीटा आपको पता है कितना है, 200 विद एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैंने निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो ये हो गया 200 विद एंगल 30, और इसके पास है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका कितना, 2000 विद एंगल 30 डिग्री। पोलर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड विद एंगल, यूलर फॉर्म में लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, 2000 ई की पावर आयोटा 30, और अगर साइनोसोडल फंक्शन में लिखोगे तो ये 30 डिग्री का क्या दे रहा है, फेज डिफरेंस दे रहा है। समझ में आई ना कहानी, ये बात मैंने कल बताई थी आपको, बताई थी, बिल्कुल सही है ना। पॉजिटिव 30 है, पॉजिटिव है मतलब प्लस का 30 डिग्री का क्या देगा, डिफरेंस देगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे लिखूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड है इसमें कितना, 2000, ठीक है सर 2000, बाकी पूरी इक्वेशन सेम बिल्कुल, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स कोस ओमेगा टी माइनस 1/2, ये दिख रहा है क्या इधर, ओके 1 सेकेंड, थोड़ा आगे किसका लेते हैं, नहीं दिखेगा आपको आगे, ठीक है ओके। इधर से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ऑफ ए जेड कैप मिल रहा है, ओके, मैग्नीट्यूड मिला है कितना, 2000, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स हो गया, कोस आ गया, परफेक्ट है। आगे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां तक तो सेम है, ओमेगा टी माइनस 1/2 एक्स, लेकिन इसमें फेज डिफरेंस और आ गया कितने का, 30 डिग्री का, तो यहां आ गया प्लस 30 डिग्री। दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई कहानी। ये कल की जो क्लास हम लोगों ने ली थी, जब मैंने इंटरसेनिक इंपीडेंस का आपको जनरलाइज बिहेवियर बताया था, उसका ये एक एप्लीकेशन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है अगर मीडियम परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो। समझ में आ गई कहानी। कैसे निकालोगे, ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे। मजा आया, एकदम सही है, बिंदास है। नए लेवल पे खेलना चाहते हो तो अल्फा निकालो, अल्फा आपका इसमें नए लेवल वाला क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। निकालोगे तो पता चलेगा आपको, निकालो अल्फा। इसको हटा दो अब मैं, चलता है। ओके देखो अल्फा फाइंड आउट करो। भाई ये ऊपर वाला तो पूरा थ्योरी टाइप हो गया, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। आप देखते रहो, क्वेश्चन को मिटा दूं ना मैं, ओके। काम काम की वैल्यू लिख लेते हैं। इंटरसेनिक इंपीडेंस था 200 विद एंगल 30 डिग्री, ओके। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है 10 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, दिस इज योर कॉस ओमेगा टी माइनस 1/2 एक्स, एंड दिस इज योर ए वाई केप
इट्स योर एम्पियर पर मीटर। ठीक है ना? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। ये है आपका 2000 e की पावर माइनस अल्फा एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 1/2 एक्स प्लस 30 π/6। ओके, ये आ रहा था माइनस ऑफ एजेड केप, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। यही है। ओके, ये लो, ये क्वेश्चन है भाई आपका। फाइंड आउट दी अल्फा। इसमें क्या क्या है? बीटा की वैल्यू कितनी है सर? बीटा है 1/2। थीटा ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एंगल कितना है? π/6 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लिया हमने, अभी अभी देखा है, पता चल चुका है। सही बात है। आगे चले, अल्फा निकाले। देखो सर, अल्फा निकालना है मुझे। भाई अल्फा मेरा होता क्या है? जनरलाइज है एक्सप्रेशन ना, ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है ना, ये आपका परफेक्ट कंडक्टर है। क्या करें? जनरलाइज वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अब जनरलाइज फॉर्मूला तो ये होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ पूरा लगाना पड़ेगा बेटा, म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओके सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का, अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा की वैल्यू है क्या मेरे पास? नहीं है। म्यू है क्या मेरे पास? नहीं है। एप्सिलॉन है क्या? नहीं है। सिग्मा है क्या? नहीं है। कुछ भी तो नहीं है, तो फिर अल्फा कैसे निकालूंगा? ये तो पंगा हो गया। ठीक है ना? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। बीटा मुझे पता है। ओके, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बीटा होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ, पूरा सेम ही होता है, म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। यहां सिर्फ होता है +1, लेकिन बेटा पूरा रूट में है तो पंगा हो जाएगा। कैसे सोल्व करें? अब कुछ समझ नहीं आ रहा। ओमेगा नहीं है, ये सारी वैल्यूज नहीं है, सिर्फ बीटा पता है। तो काम करके इस टर्म्स को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि अल्फा ओमेगा बीटा ये सब खत्म हो जाए, सिर्फ अल्फा और बीटा बचे, कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है ना? मान लो मैंने कर दिया अल्फा डिवाइड बाई बीटा। मान लो मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा को मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक पैरामीटर तो खत्म होएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। कटेगा? बिल्कुल सही है। ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। मतलब ऊपर भी रूट में आ रहा है, नीचे भी रूट में आ रहा है। एक काम करो, स्क्वायर कर लो। अब इसका भी रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो ओमेगा एप्सिलॉन बाई 2 से ओमेगा एप्सिलॉन बाई 2 भी कट जाएगा। ओहो वेरी गुड। तो फिर क्या बचेगा? तो फिर ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1 तो बच जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1। अब डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि अब मैं नहीं काट सकता किसी को भी। अगर स्क्वायर भी करूंगा तो ऊपर -1 है, नीचे +1 है। अब पंगा हो गया। अब क्या करें सर? अब तो कुछ नहीं है, अब तो इस टर्म की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। और इस टर्म के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लॉस टेंजेंट हम इसे बोलते हैं। और ये आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लॉसी मीडियम में लॉसेज को दिखाती है। और वाकई में ये मीडियम लॉसी मीडियम था, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है? 30 डिग्री है, ना 0 है ना 45 है, मतलब ये लॉसी मीडियम है। यहाँ पे सिस्टम में लॉसेज पाए जा रहे हैं। सही है? ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को निकाल लेते हैं। अगर ये वाली वैल्यू पता लग गई तो देखो बीटा की वैल्यू तो पता है ही सही, अल्फा निकालना ही है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। सही बात है? बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैं निकालूं कैसे? क्या हम लोगों ने कल कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया था सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन के लिए? बिल्कुल किया था। क्या किया था? याद है? अरे बिल्कुल याद है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा n के बराबर होता है। कल ये फॉर्मूला मैंने डेवलप करके दिया था आपको, क्या याद है सबको? बिल्कुल। जहां पे थीटा ऑफ n क्या होता है? थीटा ऑफ n क्या होता है? इंपीडेंस, एंगल। किसका एंगल? इंटरसेनिक इंपीडेंस का जो एंगल होता है वो एंगल होता है यहाँ पे थीटा ऑफ n, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री है। देखिए बेटा जरा ध्यान से, कितनी है इसकी वैल्यू हमारे पास में? 30 डिग्री है। बिल्कुल। तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया tan ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री। कितना बन गया ये? tan ऑफ 60। देखो जरा कितना बन गया? tan ऑफ 60। ये कितना बन जाएगा? सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज योर tan 60 डिग्री। tan ऑफ 60 कितना होता है? √3/2 1/2। सही बात है? मतलब कितना होता है? √3 होता है। ओके।
क्या ये वैल्यू, ये √3 मिल चुकी है, उठा के यहां पे डाल दो, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया। ओके, तो ऊपर क्या बना है देखो, इट्स अंडर, दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके दिख रहा होगा, ओके, इट्स अंडर रूट ऑफ, देखना जरा, 1 प्लस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 1। ऊपर वाला क्या बना है देखो, 4 का करोगे तो 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 करोगे 1 मिलेगा, ये 2 हो गया, 2 प्लस 1 करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सही है, अल्फा निकालना है, बीटा स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 बीटा स्क्वायर। यही बना है 1/3 बीटा स्क्वायर। यहां से इसको हटा देता हूं मैं। ओके, क्या बनेगा सर, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और बीटा की वैल्यू है 1/2 और इसका करना है स्क्वायर, मतलब ये मिल गया 1/3 इंटू 1/4, 1/12। मतलब अल्फा आपको कितना मिला है, अल्फा मुझे मिल रहा है सर 1/√12, या आप बोल सकते हो 1/2√3। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर अल्फा। ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैंने बोला था मैं स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट लूंगा, इसलिए मैं पहले अधिकतर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह ले रहा था, एंगल नहीं ले रहा था। सही बात है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी इजीली तरीके से कैलकुलेट वाले फंक्शन ले रहा था। सही बात है। अब आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास की इंपॉर्टेंस ही उसने आपका लेवल बढ़ा दिया है। समझ में आई कहानी? ओके, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना छोटी मोटी बातें हो चुकी है। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, आप हर क्वेश्चन को बड़े ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप आपके क्वेश्चंस हो, एग्जाम के जो क्वेश्चंस हो उनको आप लगा के देखो, आप उनको सॉल्व करके देखो, आपके पेपर के क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो उनको, आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नहीं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, टेक्स्ट करो, ठीक है ना, मैं आपको उस क्वेश्चन को या तो क्लास में करवा दूंगा या मैं आपको आंसर बता दूंगा उसका, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके आपको टेक्स्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन डू इट, समझना है, क्लियर करना है। चले, ओके, अब हटा सकता हूं मैं, समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हटा देता हूं इसको। अब आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी से पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी का क्या मतलब है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बेटा एक बात बताओ, ठीक है, जैसे आप रास्ते पे खड़े हुए हो, मैंने बोला कि आपको सीढ़ियों से होते हुए छत पे चढ़ना है, सही है, तो दो इंसान है, एक कोई बुढ़ा इंसान है जिसकी एज है मान लो 70-80 साल की, एक आप नौजवान हो जिसकी एज है 20-22 साल की। दोनों को साथ में चढ़ने के लिए बोला, बूढ़े आदमी को चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बेचारा धीरे धीरे चढ़ेगा, आप फटाक से चढ़ के फटाक से नीचे उतर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो जब किसी इंसान के पास में या पार्टिकल के पास में जब एनर्जी होती है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। अब हम तो पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन, हम तो पढ़ ही रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से चल के दूसरी जगह जाती है। अगर वो जा रही है, अगर वो प्रोपोगेट कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके पास में एनर्जी जरूर है, उसके पास में एनर्जी जरूर है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? बिल्कुल। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में भी एनर्जी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के पास में भी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी जो होती है वो किस तरीके से होती है, किसके पास में कितनी एनर्जी होती है, सही बात है। तो ये सारी बातों के बारे में जरा हम थोड़ा सा जान लेते हैं। याद करना, एक क्लास ली थी मैंने आप लोगों को, वहां पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये जो प्रोड्यूस होती है, ये एक्चुअल में होती है असलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। सही बात है, ओके। और इनके प्रोडक्शन को मैंने एक तरीका और आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एलसी टैंक के द्वारा समझा जा सकता है। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। उसका रीजन बड़ा ही सिंपल था। सिंपल ये था क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वर्क करता है, जबकि इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करता है। तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, एक में मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। अगर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लो होने वाली जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हमने क्या ले लिया था, कॉम्बिनेशन ले लिया था। बताओ लिया था या नहीं लिया था? बिल्कुल सही बात है, सही है ना? ओके, तो देखो क्या कहानी कुछ ऐसी थी क्या, जरा याद करना कि मान लो मैंने यही बोला था कि मान लो आपके पास में एक कैपेसिटर है
और यहां पे आपके पास में क्या रखा हुआ है, एक इंडक्टर रखा हुआ है। मैंने बोला ये कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है। कैसा है ये कैपेसिटर आपका? इनिशियली फुल्ली चार्ज है, मतलब इसके पास में फुल्ली एनर्जी स्टोर्ड है। सही बात है। जब हम इसको बंद करते थे, याद है आपको, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू करता था, ये चार्ज होना शुरू करता था। फिर जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता, ये फुल्ली चार्ज हो जाता था। सही बात है। फिर ये डिस्चार्ज होता था, ये चार्ज होता था, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता ही रहता था। समझ रहे हो? गेम खेल रहे हैं तो मेरी एनर्जी तेरे पास, तेरी एनर्जी मेरे पास, फिर मेरी एनर्जी तेरे पास, फिर तेरी एनर्जी मेरे पास। क्लियर है? एक दूसरे को होता है ना तकिए पास करने वाला माहौल, वैसा वाला चल रहा है। ओके? अरे वो मूवी नहीं देखी हम आपके हैं कौन? वो एक गेम खेलते हैं, वो तकिए पास करते रहते हैं एक दूसरे को, इसका तकिया उसके पास, फिर उसका उसके पास, फिर उसका। मजे वाली जिंदगी चल रही है दोनों की। किसकी? एलसी टैंक की। कोई लॉस नहीं है भाई, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, बराबर काम चल रहा है। ठीक है ना? अब देखो, अब ये मैंने एग्जांपल दे दिया ना, वहीं से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्या आपको एक कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी नहीं पता क्या? बताओ जरा मुझे। एनर्जी इन ए कैपेसिटर, क्या पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है कि सर अगर मान लो इस तरीके से एक कैपेसिटर है, मान लो इस प्लेट पे एक चार्ज आके बैठ गया, इस प्लेट पे दूसरा चार्ज आके बैठ गया। अगर मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस ये d है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया मैंने a है, ठीक है, ये d है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो क्या है? d है। तो ये जो एनर्जी स्टोर करते हैं, ये एनर्जी होती है हाफ CV² के बराबर। बताओ ये बात किसको नहीं पता है? सबको पता है ना। जहां पे ये जो V होता है वो एक्चुअल में वोल्टेज डिफरेंस होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये होता है वोल्टेज का डिफरेंस। भाई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। और इनके बीच में यहां पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है। बिल्कुल होती है। तो अगर मैं वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रिलेशन देखूं तो क्या होता है? ये E ये एनर्जी है, ठीक है ना। किससे लिखूं इसको? U से लिख देता हूं। E इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना आप, एनर्जी है ये, ठीक है। अब देखो, अगर मैं वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां पे, बिल्कुल होता है सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी के बीच में, वोल्टेज के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं, क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है बताओ? अरे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, यही रिलेशन था ना। अब देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बेटा? इजीली मिलेगा। देखो U क्या हो गया? U 1/2 C, V की वैल्यू हो गया E इंटू D, और इसका हो गया होल स्क्वायर। दैट्स योर एनर्जी। कितना बना? U, ये हो गया 1/2। C को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, ये क्या हो गया? E²। ये क्या हो गया? D²। हुआ या नहीं हुआ बताओ? नीचे D है, ऊपर स्क्वायर है, एक वैल्यू से एक तो कट जाएगा। आगे चलो, ये बन गया आपका एनर्जी, ये हो गया आपका 1/2। देखना बेटा, ऊपर आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट A, ये बन गया आपका E², और ये बन गया आपका D। देखो, ये है आपका एरिया, ये है आपकी डिस्टेंस। तो लंबाई और एरिया अगर दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम बन गया। ओहो, तो ये हो गया एनर्जी U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² मल्टीप्लाई विद A मल्टीप्लाई विद D, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वॉल्यूम बना लेंगे। किसका वॉल्यूम? कैपेसिटर का वॉल्यूम। क्लियर है? अगर इस वॉल्यूम को उठा के मैंने डिवाइड कर दिया तो ये U/V वॉल्यूम वाला ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और इसी को बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझते हो ना? ठीक है ना? क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में स्टोर होने वाली एनर्जी को हमने क्या बोल दिया है? एनर्जी डेंसिटी बोल दिया है। ये वो एनर्जी डेंसिटी है जो एक कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम स्टोर्ड हो सकती है। कहानी क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी कहानी थी, समझ में आया हम लोगों को, हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हमें कुछ ऐसा मिला है, मिली एनर्जी, यही एनर्जी डेंसिटी होती है। किसमें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी ये वाली होती है। क्लियर है कहानी? बिल्कुल सही है। मतलब ये मिली है आपको एनर्जी किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड।
यू को मैंने सिर्फ एनर्जी से लिखा था, यू ऑफ ई मतलब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, चलेगा? ओके, अब देखो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने तो देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ई नोड है, ठीक है ना, साइन या कोस जो भी होता है आपका, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ ऐसी इक्वेशन होती है हमारे पास में। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती है भाई? ऐसी इक्वेशन होती है हमारे पास में। तो ओके, अगर मान लो इस इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें स्टोर्ड एनर्जी निकालो, तो क्या करोगे? हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल लगाएंगे। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन हमारे पास में है, और इस पूरे का करूंगा मैं स्क्वायर, ये हो गया ई नोड स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा टी, ये हो गया माइनस ऑफ के एक्स, और ये कुछ मिल गया इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगर मान लो भाई ये तो साइन स्क्वायर का बिहेवियर है, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, सही बात है। साथ में आ रहा है साइन स्क्वायर, मतलब ये साइन का एक कर्व बनेगा, वो भी साइन स्क्वायर वाला, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए कि भाई जैसे ये है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। साइन का कर्व पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, साइन स्क्वायर का कर्व करोगे तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला मिलेगा, मतलब ये वाला कर्व आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसे आएगा, फिर यहां से वापस यू जाएगा, ठीक है, यहां से वापस यू जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। क्या ऐसा ही कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई इसका कर्व तो ये होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये वाली जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है? 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट का होल स्क्वायर, यही है ना? बिल्कुल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों से एनर्जी डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे कि एक एनर्जी डेंसिटी जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली पाई जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लेकिन वो आपसे कभी मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा किसका? एवरेज एनर्जी डेंसिटी का, एवरेज वैल्यू पूछता है। कौन सी वैल्यू पूछता है? एवरेज वैल्यू पूछता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर मान लो इसकी मैंने एवरेज वैल्यू निकाली, अगर मान लो एवरेज वैल्यू पूछ ली गई, तो u ऑफ e, अगर इसकी मैंने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की, क्या होता है एवरेज वैल्यू? अरे भाई इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, यही होता है ना भाई। जैसे मान लो एक फंक्शन है f ऑफ t, इसका एवरेज निकालना है, क्या करते हैं हम? 1/t 0 से t f ऑफ t dt, बताओ यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे करते हैं ना बेटा, बिल्कुल करते हैं। और ये क्या है? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है? 1/2। अरे सबको पता है ना। अब यार ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब ये पूरा अगर मैं साइन स्क्वायर का एवरेज निकाल के बताऊं तो फिर आपका बीटेक करने का मतलब ही क्या हुआ? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इतना सा आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, डायरेक्ट लिख दो ना इसको, तो देखो क्या हो गया, इट्स ओवर 1/2, ये हो गया एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर, ये तो आ गया साथ में, ओके। और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। मतलब ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। मतलब इसकी मैक्स एवरेज वैल्यू जो मिलती है वो एवरेज वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू की आधी मिलती है, ऐसा समझ लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इट्स 1/4 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। अगर आप लोगों से कोई जनरलाइज पूछ ले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो आप आंसर जो देना वो मैक्सिमम वाला मत देना, आप आंसर देना ये वाला कि एवरेज डेंसिटी, क्योंकि जब वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होती है, जब वैल्यू में बार बार चेंज हो रहा होता है, तो हम अधिकतर बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। किसकी बात करते हैं? एवरेज वैल्यू की। अब देखो यहां पे एनर्जी बार बार चेंज हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, सही है? तो हम कौन सी वैल्यू की बात करेंगे? एवरेज वैल्यू की बात करेंगे हमेशा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता लगा। आगे चले, सर इलेक्ट्रिक बिहेवियर तो पता लग गया, लेकिन हमारा वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक का भी पता होना चाहिए। कम ऑन यार, ठीक है ना? ओके, जरा चेक करते हैं। देखो हटा दूं मैं इसको, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर देता है। मान लो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, हमने कैलकुलेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो इसको कनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज होना शुरू करेगा, बिल्कुल। तो इंडक्टर भी तो फुल्ली चार्ज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, सही बात है। तो इंडक्टर भी तो एनर्जी स्टोर करता है, अरे भाई बिल्कुल स्टोर करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि एक इंडक्टर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है। ये तो आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग सब जानते हो, हाफ एल आई स्क्वायर होती है इंडक्टर के पास एनर्जी, सब जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। अब किसके पास है ये? इंडक्टर के पास है। अब पहले इंडक्टर को समझिए, इंडक्टर होता कैसा है। इंडक्टर होता है यूं, मान लो ये लंबाई है इंडक्टर की यहां से यहां तक L, मान लो ये इसका एरिया है सर्कल का A, मान लो ये करंट जा रही है इसमें I, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है इसके कैपिटल N, ठीक है, ओके। तो इस वाले इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था, कैलकुलेट करवाया है मैंने, क्या होता है? N स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस। याद है सबको? देखो जो चीजें पढ़ाई जा चुकी, कितनी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। N स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस, N स्क्वायर रिलक्टेंस क्या होता है? L अपॉन म्यू ए, L अपॉन म्यू ए, ऊपर जाएगा ये बन जाएगा N स्क्वायर म्यू ए अपॉन L। L ये लंबाई होगी, A ये एरिया हो गया, म्यू इसकी परमेबिलिटी होगी अंदर वाले मटेरियल की, सही बात है, पूरा बिहेवियर ये होता है। अब ये आगे यहाँ पे एक और आ रहा है करंट। हाँ पहला स्क्वायर होता है भाई, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। अब करंट का बिहेवियर कैसे देखें? सर हमें तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में चाहिए ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में चाहिए, ओके। ये क्या है? एक कोयल है, एक सोलेनोइड है, बिल्कुल सही है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी क्या होता है? म्यू एन आई, सर यही होता है, म्यू एन आई। जहां पे ये एन होता है ना, ये पर टर्न होता है, पर लेंथ, पर यूनिट टर्न होता है आपका, सही बात है। अगर इसको ओपन करके लिखोगे तो ये होता है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। एल की वैल्यू पता लग चुकी है, आई की वैल्यू, ओके, इसको डिवाइड करूंगा तो आई की वैल्यू पता लग चुकी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल सकता है, जरा चेक करते हैं। यू क्या मिला? 1/2, परफेक्ट है। एल की वैल्यू क्या है? ये रही, इट्स योर एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन स्मॉल एल, चलेगा। एंड इट्स मल्टीप्लाई विद आई, आई का स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू सारी चलेगी नीचे, ये बन जाएगा बी अपॉन म्यू एन, एल आ गया ऊपर और आई का स्क्वायर है, तो इस पूरे का हो गया स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है क्या? ये एन है, स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, ये तो पूरा गया। और देखो ये एल है, ये एल स्क्वायर है, ऊपर एक एल बच जाएगा, तो ये बच गया 1/2 म्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का आ रहा है स्क्वायर, ठीक है। ऊपर है एरिया, नीचे एल है, ऊपर एल स्क्वायर है, एक बच गया एल। ओ ये तो अगेन क्या बन गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई विद लंबाई, ये तो फिर से क्या बन चुका है? वॉल्यूम। भाई यही तो वॉल्यूम होता है, सही बात है। और ये मिली है एनर्जी, अगर इस एनर्जी को जाके डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। और चूंकि मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैं यू ओ बी लिख देता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इट्स म्यू और बी का होल स्क्वायर, दैट्स माई एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर। इंडक्टर में स्टोर्ड होने वाली मैक्सिमम एनर्जी है। समझ में आई कहानी? अरे समझ में आई, बिल्कुल। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो ऐसी मिली थी, जरा इसको चेक करना। ओके एक गलती कर दी है भाई इसमें, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, फिर से चेक कर लो। ऊपर म्यू था, ये नीचे वाले म्यू को भूल गया हम, ऊपर म्यू था, नीचे म्यू स्क्वायर है, तो ये म्यू नीचे आएगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये म्यू नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे 1/म्यू है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं प्यार से, ये हो जाएगा b²/2 म्यू लिख देते हैं इसको, या इट्स 1/2 b²/म्यू। क्लियर है ना? हाँ अब क्लियर है कहानी। तो ये हो गया आपका कि एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी इन योर मैग्नेटिक फील्ड और इन योर इंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल ली, मैग्नेटिक एनर्जी निकाल ली। अगेन सेम कहानी भाई, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो ऐसा ही होता है, B = B0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, जैसा यहां लिखा था, बिल्कुल परफेक्ट है। वापस वही काम करूंगा, u ऑफ b लिखूंगा, 1/2 करूंगा, 1/μ करूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा, तो ये बनेगा b0², ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। ये कुछ ऐसा ही बनेगा, सही बात है। देखोगे 1/2 म्यू नोट, इस तरह का बिहेवियर है। ये kx के टर्म में ध्यान रखना, यहां पे ओमेगा टी और kx दोनों चीजें हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही बात है।
अब देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब इसको मैं बनाऊंगा तो इसका कर्व भी सेम ऐसा कैसा ही कर्व बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा, पहले देखते हुए चलो। जब इसको मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इधर प्रोपोगेट कर रही है वेव, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इसको मैं बनाऊंगा तो सर इसका भी कर्व सेम ही बनेगा। ओके, मैं पहले इसका एवरेज वैल्यू लिख देता हूं, फॉर्मूला डेवलप कर लेता हूं, ठीक है, फिर कर्व एक साथ बना देंगे। 1/2 1/μ बी स्क्वायर, और ये इसका एवरेज 1/2 होता है। अब ये भी तो देखा है, क्या बन जाएगा, इट्स 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी होती है। अब थोड़ा सा एडिशनल चीजें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। बेटा एक बात बताओ, जब ये स्विच ओपन था तो पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास स्टोर थी, कैपेसिटर के पास में। अरे थी कि नहीं थी, बिल्कुल, कैपेसिटर था सर फुल्ली चार्ज, बिल्कुल। अब जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, क्या हुआ, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू किया, इंडक्टर चार्ज होना शुरू किया है। सही बात है। तो सबसे पहले जब t इक्वल टू 0 पे, ये x की तरफ कर्व है, समझना, ये x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 जरूरी नहीं है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 से कर्व शुरू हो रहा है। यहाँ पे 2 पैरामीटर बेटा, ओमेगा t और k माइनस के एक्स, तो ये x के रेस्पेक्ट में कर्व है, t का नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। t की वैल्यू यहाँ से शुरुआत में 5 सेकंड भी हो सकती है, 2 सेकंड भी हो सकती है, 10 सेकंड भी हो सकती है। अब समझना एक्चुअल में कर्व कैसा है, उसको समझो। सर एक्चुअल में बिहेवियर कुछ ऐसा है कि इनिशियल में जब t इक्वल टू 0 है, जब यहाँ पे ये ओपन है, जब ओपन है तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है, वो एनर्जी स्टोर्ड है किसके पास में, कैपेसिटर के पास में, मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। और कैपेसिटर के पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये वाली 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सबको पता है ना, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले यहां पे ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है किसके पास में, कैपेसिटर के पास में, जिसकी वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सही है, ओके। अब ये चुपचाप तरीके से बैठी हुई है। अब जैसे ही t इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच को बंद किया, ये डिस्चार्ज होना शुरू हुई, कम होना शुरू करेगी, ठीक है, ओके। जब ये स्विच को जब आपने क्लोज किया था तो इनिशियली इंडक्टर के पास एनर्जी 0 थी, ये डिस्चार्ज होना शुरू कर रहा है, इंडक्टर चार्ज होना शुरू कर रहा है। बिहेवियर दोनों का साइनोसॉइडली है, ओके। मतलब इसमें ये चार्जिंग इसका होता जाएगा, ये चार्ज होता जा रहा है, वो डिस्चार्ज होता जा रहा है। अब ये चार्ज होता 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 जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, कौन, इंडक्टर। अब इंडक्टर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा बताओ। सर इसके पास में जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी तो ये इंडक्टर को दे पाएगा ना। क्या इसके पास मान लो, इसके पास मान लो 50 जूल की एनर्जी है, तो 50 ही तो इसको दे पाएगा, 100 थोड़ी देगा, नहीं। क्या इसमें मैंने कहीं रेजिस्टेंस लिया है क्या, नहीं। तो क्या लॉस है क्या, नहीं है। मैं एग्जैक्टली उसी एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो जितनी एनर्जी इसके पास है पूरी की पूरी इसको दे देगा। सही बात है। तो जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा तो इंडक्टर की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्या वो कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होनी चाहिए ना। बिहेवियर है ये, तो मुझे तो यही लग रहा है, बिल्कुल। तो सर ये तो होना ही चाहिए कि 1/2 म्यू सॉरी एप्सिलॉन ई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 बी अपॉन म्यू, ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू एक दूसरे के बराबर होनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी इसके पास एनर्जी है वही तो इसको दे रहा है। सही बात है। जब ये पूरा डिस्चार्ज होकर पूरी एनर्जी इसको दे देगा तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन से पॉइंट पे 0 होगी, जब ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। सही है। अब ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, फिर क्या कहानी होती है, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है, ये वापस से चार्ज होना शुरू करता है। सही बात है। तो अब क्या होगा, अब इंडक्टर वापस से डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और इस तरीके से डिस्चार्ज होते होते वापस से अपनी वैल्यू पे 0 पे पहुंच जाएगा। सही है। तो इंडक्टर कैपेसिटर वापस से क्या करना शुरू करेगा, चार्ज होना शुरू करेगा। और जब इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरी एनर्जी वापस कहां चले जाएगी, कैपेसिटर के पास चले जाएगी। ये कहानी मैं समझा चुका हूं आपको। सही बात है। फिर वापस से वही कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, ठीक है ना, और इंडक्टर वापस से चार्ज होना शुरू करेगा। क्लियर है कहानी, ओके।
फिर कहानी मतलब ये इस तरीके से दोनों में क्या होता है, चलता रहता है। एक इंडक्टर की एनर्जी और एक कैपेसिटर की एनर्जी, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और एक मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में एक दूसरे में क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है कि एक की एनर्जी, पहले एक की एनर्जी कम होती है, दूसरे की बढ़ती है, फिर पहले वाले की कम होती है, दूसरे की बढ़ती है। समझ में आई कहानी? अब यहां से आपको दो लाइन क्लियरली समझ में आई होगी। पहली बात तो क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी इतनी है, दोनों का हमें पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज, क्या पॉइंट है समझो, इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब कैपेसिटर के पास में एनर्जी मैक्सिमम है तो इंडक्टर के पास एनर्जी जीरो है। मतलब अगर मैंने टोटल एनर्जी अगर देखूंगा तो टोटल एनर्जी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। फिर जब ये डिस्चार्ज होते होते जब इसकी एनर्जी जीरो हो चुकी है तो इसकी एनर्जी हो चुकी है मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम एनर्जी होती है ये वाली, तो क्या टोटल एनर्जी इसके बराबर हुई कि नहीं हुई? और ये दोनों वैल्यू तो बराबर है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, यू ऑफ ई, ओके वो एवरेज लिखा था, सही बात है, तो यू ऑफ ई की मैक्सिमम, यू ऑफ बी की मैक्सिमम इक्वल्स टू यू ऑफ टोटल होता है। बताओ जरा क्या ये लाइन मैंने सही लिखी है क्या? बिल्कुल सर, इसकी मैक्सिमम एनर्जी जो होगी और जब इसकी जीरो होगी तो टोटल एनर्जी इतनी ही है। जब इन दोनों के बीच में चल रहा होगा तो जितना ये डिस्चार्ज होगा उतना ही ये चार्ज होगा, तो टोटल तो इतना ही रहने वाला है, तो टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। या आप यू ऑफ टोटल को ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि इट्स यू ऑफ ई की एवरेज वैल्यू प्लस यू ऑफ बी की एवरेज वैल्यू। अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी आपका आंसर यही वाला बनेगा कि टोटल एनर्जी या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी। कहानी में समझ में आई बात? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, समझ में आया? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है? फॉर्मूले ये अप्लाई कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? कहानी क्लियर है? ओके। मैंने बोला ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आई है? ओके। अब आपको मैं मैथमेटिकल भी प्रूफ कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जैसे चाहो, आपका माइंड ना उस चीज में रिलेट करना चाहिए। आप प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, क्या ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? देखो ये ई का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। क्या आपको रिलेशन पता है? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कल ही बताया मैंने, सी के बराबर होता है स्पीड ऑफ द लाइट, और सी जो होता है ये बराबर होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या म्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो भी आपको लिखना हो। होता है कि नहीं होता है? वेलोसिटी 1/म्यू एप्सिलॉन, किसकी वेलोसिटी है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। परफेक्ट है। निकालो जरा, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी B0 का होल स्क्वायर, और भी ओपन कर लो 1/2, ठीक है ना, एप्सिलॉन सी स्क्वायर को लिखोगे तो क्या आएगा? इट्स 1/म्यू एप्सिलॉन, और ये हो गया बी स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, क्या ये यही मिला है? 1/2 B0 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू। मैं वही तो बोल रहा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर ही होती है, अलग अलग वैल्यू ये नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जो एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास में होती है। दोनों के पास में बराबर बराबर एनर्जी होती है, और ये आगे की तरफ क्या करते रहते हैं? प्रोपोगेट करते रहते हैं। ये कहानी हमें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि जब कब पॉइंटिंग वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं पावर की बात करूंगा, तो उसके फॉर्मूले भी आपके कुछ ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि एनर्जी और पावर में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। सही बात है ना? एनर्जी वर्क पावर /dt, बिल्कुल सही है। तो वहां पे पावर डेंसिटी की बात करेंगे, यहाँ एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके। पॉइंटिंग, उसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि पॉइंटिंग साइंटिस्ट ने उसका खोज किया था, इसलिए उसको उसने पॉइंटिंग बोल दिया। सही बात है, बाकी कोई खास बात नहीं है, वो पावर डेंसिटी है। ओके, ये क्लियर? तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर, अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये कहानी क्लियर है ना पूरी? ठीक है। अब देखो जरा, एक वर्ड और आता है इंटेंसिटी। वैसे आज का टॉपिक यही था हमारा, ठीक है। मजा आया होगा आपको, समझ में आया होगा, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करा ही देता हूँ। जब इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्कोर पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, वो सूरज की किरणों से रिलेट करके दे देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो सूरज की किरणों से रिलेट करता है तो वो अधिकतर किरणों की इंटेंसिटी दे देता है।
कि इतनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब आप समझते हो? इंटेंसिटी का मतलब कुछ नहीं है कि मान लो एनर्जी है, समझ रहे हो? अब एनर्जी में दूर दूर आपकी किरणें हैं, अगर उन दूर दूर जो किरणें हैं उनको अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ले आओ तो उन सबकी एनर्जी एक पॉइंट पे आ जाएगी, वही बनती है उसकी इंटेंसिटी। मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे हम बचपन में करते थे कि हमारे पास में वो दर्पण वाला जो होता था उसको सूरज में रख के नीचे हम कागज़ रख देते थे, तो ऊपर से जब वो किरणें गिरती थी तो वो सबको कॉन्सेंट्रेट करके कागज़ पे एक पॉइंट आउट करता था और वहाँ से वो कागज़ जलना शुरू कर देता था। एक्चुअली वही एक इंटेंसिटी का बेस्ट एग्जांपल है कि वो सारी किरणों को इकट्ठा करके एक जगह लेके आया तो वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सब एक ही जगह गिर रही है तो एनर्जी की इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, तो वो अच्छी तरीके से क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। सेम इंटेंसिटी की बहुत सारी लाइंस को वो मिला के एक पॉइंट पे ले आता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी की डेंसिटी बढ़ जाती है, ऐसा समझ लो, तो वो कागज़ जलना शुरू कर देते हैं। सही बात है। तो ऐसा ही कुछ क्या होता है, बिहेवियर होता है। अब जैसे मान लो मुझे कैसे समझना है, समझो, ये बड़ा सिंपल है। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी होती क्या है सर? एक्चुअल में इंटेंसिटी ये होती है कि मेरे पास जो किरणें आ रही है, मेरे पास जो किरणें आ रही है, उन किरणों की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक छोटे से एरिया पे अगर मैं गिराऊं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही मेरी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। समझो, सूरज की किरणें आई थी, आपने दर्पण को रखा, उनकी जो एनर्जी थी वो एक छोटे से कागज के छोटे से एरिया पे वो आके टिकी, तो एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ में, एक पर्टिकुलर क्लोज सर्कल में, एक पर्टिकुलर आपके एरिया में, एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइंस और उनकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो आप जैसे चाहो ना, देखो डेफिनेशन बनाना आपके माइंड का खेल है? आप कोई 11th-12th के बच्चे नहीं हो जिनको मैं डेफिनेशन लिखवाऊं और बोलूं ये नो यार, यू आर जीनियस, बीटेक के हो चुके हो तुम, समझ रहे हो ना? हमारा लेवल बॉम अप होता है एकदम, समझ रहे हो भाई? आपके अंदर ना एक वो कॉन्फिडेंस, एक वो लेवल होना चाहिए। जो बीटेक के बच्चे होते हैं ना, वो दूसरों बच्चों को तो बच्चे ही नहीं समझते, तो स्टूडेंट ही नहीं समझते हैं, क्योंकि हम हैं। वो एटीट्यूड होना चाहिए तुम में, कंपलसरी है। अगर तुम में एटीट्यूड नहीं है तो मतलब तुम बीटेक के स्टूडेंट नहीं हो, समझ रहे हो? क्वेश्चन भी दिख जाए ना तो उसको भी ये बोलना है कि तेरी औकात कैसे हुई मेरे सामने आने की। डू यू नो कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? हर मुश्किल से मुश्किल, देखो बीटेक के स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है कि उसको किसी भी मुसीबत में डाल दिया जाए वो सर्वाइव कर लेगा, वो सेफली तरीके से निकल जाएगा, वो मुसीबतों को तोड़ना उसे आता है। और अगर आप लोगों ने कॉलेज में ये नहीं सीखा मुसीबतों को तोड़ना, तो मतलब आपने बीटेक नहीं की है। आप बीटेक करने का मतलब होता है लाइफ का अपग्रेड करना, लाइफ को अपग्रेड। बीए के स्टूडेंट जो होते हैं, बीकेएम के जो स्टूडेंट होते हैं, बीकॉम बीए, उनमें ये काबिलियत नहीं होती। आप देखना, ये चेक करना, आपको पता लग जाएगा। बीए पास करने के बाद का एक स्टूडेंट हो, एक बीटेक करने वाला स्टूडेंट हो, दोनों में डिफरेंस होता है, डेफिनेटली तरीके से डिफरेंस होता है, ठीक है ना? हाँ, बीटेक वाला मस्ती भी करेगा, मौज भी करेगा, लेकिन पढ़ाई भी करेगा, उसमें भी इंटेलिजेंट रहेगा, क्वेश्चंस को भी क्लियर करेगा, एग्जाम भी क्लियर करेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्निकल एग्जाम ना, उसको आप नॉन टेक के एग्जाम में बैठा दो, वो उसमें भी फाइट करके टॉप कर जाएगा। वो होता है बीटेक का स्टूडेंट, समझ रहे हो ना आप? मैं बीटेक किया हुआ हूँ, आई एम प्राउड माई सेल्फ, ठीक है? बहुत खुशी मिलती है मुझे, पता है। और मैं तो वैसा कि शायद मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ, आईआईटी से हूँ मैं, ठीक है ना? तो वैसे ही आप जानते हो, ठीक है, समाज में काफ़ी इज्जत हो जाती है वैसे ही, ओके। लेकिन उस इज्जत को मेंटेन करना, काबिलियत, हर एक दिन आपके लिए नया है, हर एक दिन आपकी एक परीक्षा है, ऐसा समझो आप। उस परीक्षा से आपको गुजरना है। ये सब, ये पढ़ाना करना, ये सब शौक है मेरा, समझ रहे हो? मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना। जब स्टूडेंट मिलते हैं तो वो एक रेस्पेक्ट, एक जो होता है, एक स्टूडेंट की नज़रों में जो होता है, एक रेस्पेक्ट वाला जो बिहेवियर होता है, वो देख के बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो कि आपके इंस्टीट्यूट के जो टीचर है, आपके जो राजेश सर है, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, तो उस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं सेमेस्टर्स जो होते हैं वो नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको शायद थोड़ा कुछ अधूरापन भी कहीं पे लगता होगा। मैं सेमेस्टर्स अधिकतर नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे आपके AQU वगैरह के जो सेमेस्टर्स का जो सिलेबस वगैरह जो होता है, उनका भी अधिकतर उतना पता नहीं है कि कौन सा सेमेस्टर में क्या आता है, कौन से में क्या आता है, ओके। क्योंकि हमारा सेमेस्टर और हमारा जो सिलेबस होता था वो अलग ही होता था, ठीक है ना। हमें क्लास में पढ़ाया जाता था 1 + 1 = 2 होता है, और हमसे इक्वेशन पूछी जाती थी एग्जाम में,
ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में कि आपको बुक दे दिया है, आपको लैपटॉप दे दिया है, आपको मोबाइल दे दिया है और क्वेश्चन पेपर दे दिया है और बोल दिया है आप सॉल्व कर दो, आप इसको नेट से ढूंढ के सॉल्व करो, किसी बुक से उठा के सॉल्व कर दो, आप इसको सॉल्व कर दो, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है, आपको उससे रिलेटेड चीजें कहीं मिलेगी ही नहीं आपको। तो फिर सोचो क्या करना होता है, वो होता है कि आपको एक मुसीबत में डाल के उस विद इन ए टाइम पीरियड में कि आप उस मुसीबत से फिर कैसे निकलोगे, आपके सारे जहां के तारे जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, ऐसी फीलिंग आती है एग्जाम में कि यार कुछ है ही नहीं, कहीं भी ढूंढ लो इसको, आप नेट पे ढूंढ लो, बुक्स में ढूंढ लो, जब वही आंसर नहीं मिल रहे तो कहाँ आंसर मिलेंगे। लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो और क्वेश्चन को जब समझते हो ना, तो आपका माइंड उसका आंसर देता है कि जो कहीं नहीं है ना वो यहां है। ये है व्हील पावर, समझ रहे हो, इसको बढ़ाओ, इसको प्रेशराइज करो, ये निकाल के देगा हर चीज का आंसर। आप बोलते हो सर क्वेश्चंस करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस कराना इट जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बहुत नॉर्मल थिंग है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, जिसके एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, क्वेश्चन तो मैं एक अभी जैसे ये टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, इसके ऊपर 50 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, समझ रहे हो तुम, कैसे भी, किसी में कोई वैल्यू चेंज कर दी, किसी में क्या कर दिया, बन गया क्वेश्चन, समझ रहे हो। ये होता है जो नॉर्मल कंपटीशन के बच्चे जो तैयारियां करते हैं, समझ रहे हो, रेलवे की और इन सब की जो तैयारी, वो बोलते हैं ये सब चीजें, सर छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दो, समझ रहे हो, वो बोलते हैं ये बातें, क्योंकि उनको पता है, उनको क्वेश्चन भी रटने पड़ते हैं, यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करूंगा, ये आएगा तो ये सॉल्व करूंगा। अरे नो, यू आर जीनियस, ओके, बीटेक होल्डर हो आप, अपना लेवल रखो एक, समझ रहे हो, कि मैं हूं, समझ रहे हो, पुष्पा वाला कि झुकेगा नहीं साला, वो वाला बिहेवियर आपका होना चाहिए, वो लेवल आप में होना चाहिए, वो एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अगर वो एटीट्यूड नहीं है ना तो आप बीटेक के नहीं हो मेरे दोस्त, ठीक है, बीटेक के होने के लिए वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, होना ही चाहिए, कंपलसरी है, समझ रहे हो। तो वो तो चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए वो चाहिए। तो इंटेंसिटी इक्वल टू यू अपॉन ए इंटू टी होता है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल मैन, इट्स वेरी सिंपल। जैसे समझिए, मान ले मैंने बोला ये एक मेरे पास में कोई एरिया है, मान लो ऐसा समझ लो कि वो नहीं होता था बचपन में, हम पाइक में एक तरीके से एक तरफ से बोलते थे, है ना, कोई पाइप एक तरफ से बोलते थे, दूसरी तरफ दोस्त को खड़ा करते, बोलते सुन मेरी आवाज, सुन आ रही है क्या, समझ रहे हो ना, वो गूंज के आती थी उसमें, हम सुनते थे दूसरी तरफ, हाँ भाई आ रही है, कुछ टाइम के बाद में आती थी नहीं आती थी, बिल्कुल। पर एक्चुअली ऐसा समझ लो कि आपकी वेव, आपकी आवाज ना प्रोपोगेट करते हुए वहां तक पहुंच रही है, तो उसको कितना तेज सुनाई देगा वो डिपेंड करेगा कि यहां से वहां तक जाने पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दैट डिपेंडेंसी, समझ रहे हो। तो मान लो कुछ ऐसा ही बिहेवियर है, ये पाइप आपके पास में, समझ लो ये पाइप है, ठीक है ना, और इस पाइप की लंबाई है, मान लो यहां से यहां तक L लंबाई है इसकी, और यहां पे मान लो आपने एक टॉर्च को जलाया है, ऐसा समझ लो ये टॉर्च है आपके पास। अब ये टॉर्च से ना आप इसमें किरणें डाल रहे हो, लाइट जा रही है इसमें, अब जाएगी तो यहां से निकलेगी, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी रहेगी कुछ ना कुछ यहाँ पे, बिल्कुल रहेगी। अब ये इसमें जब प्रोपोगेट करते हुए जाएगी तो सबसे पहले तो उसकी जो डिस्टेंस ये तय करेगी, सही बात है, मान लो यहां से यहां जा रही है, मैंने बोला ये एक वैक्यूम है, परफेक्ट है, तो मान लो ये जा रही है इधर से इधर, तो मैंने ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है, मान लो c इसकी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट। आपने यहां से टॉर्च डाला तो कुछ सेकंड बाद या कुछ नैनो सेकंड बाद, आपको फील भी नहीं होता, जैसे टॉर्च जलाते हो आपको तुरंत लाइट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में कुछ टाइम का डिले होता है, सही बात है। यहां पे आप डालोगे, ये यहां से प्रोपोगेट करती हुई यहां आएगी, तो मान लो यहां से यहां तक जाने में इसे टाइम लग रहा है, मान लो t टाइम लग रहा है, ये वेलोसिटी होगी, ये टाइम हो गया, ये इसकी लंबाई होगी, सही बात है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, समय कार्य दूरी, हाँ, लंबाई इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो c इंटू टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से निकल के इसको यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, तो इस लाइट की जो यहां से गिरी, जो यहां तक पहुंच रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर मुझे ये देखना हो इस पाइप के अंदर, तो मैं कैसे देखूंगा बताओ। इट्स वेरी सिंपल, आई देखना है, ये क्या होती है, डेंसिटी होती है, सही बात है। अगर मान लो आपको एनर्जी की बात करनी है, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद वॉल्यूम, आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही बात है ना, ओके। तो अगर आपने इसको लिखा, ये क्या है आपका एरिया है, ये क्या है आपका टाइम है, ये क्या हो गया आपका c इंटू टी का बिहेवियर हो गया। अगर आप इसको देखना चाहो
तो आप इसको लंबाई के टर्म में भी कर सकते हो, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि U इज एक्चुअली U इंटू वॉल्यूम। भाई जैसे आपने U ऑफ E था ये आपका, या U ऑफ B था, जो भी आपका था, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी, अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, सही बात है। ओके, नीचे आ गया आपका एरिया मल्टीप्लाई, आ गया आपका टाइम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, सही बात है। तो ये आपकी लंबाई हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक लेके C इंटू टी के बराबर। देखो वॉल्यूम को अगर आप ओपन करोगे ना तो आप लिखोगे एनर्जी, वॉल्यूम को लिखोगे एरिया मल्टीप्लाई विद लंबाई, नीचे लिखोगे एरिया मल्टीप्लाई विद टाइम। एरिया से एरिया आप कट कर सकते हो, ऊपर आपकी लंबाई आ रही है, नीचे आपका टाइम आ रहा है। लंबाई को अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई C इंटू टी के बराबर है, तो आप इसको एनर्जी मल्टीप्लाई विद C इंटू टाइम डिवाइड बाई टाइम भी कर सकते हो, टाइम से टाइम भी काट सकते हो। तो आप एक्चुअली इंटेंसिटी को एनर्जी मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी बोल सकते हो, दैट्स योर एनर्जी। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये बड़ा सिंपल सी बात है, सही बात है ना। ओके, तो जैसे आप एनर्जी जब कर रहे थे, सही बात है, तो आप लिख रहे थे इट्स 1/2 और समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर लिख रहे थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे, C से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपको किसको दिखा देगा, इंटेंसिटी को दिखा देगा। तो आप इंटेंसिटी के फॉर्मूले भी क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में कुछ भी, आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो, कुछ भी आपको जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं कुछ इंटेंसिटी के टर्म्स भी डालूंगा, तो इंटेंसिटी के टर्म्स जब मैं डालूंगा वहाँ पे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में क्लियर करवा दूंगा, उसका कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जैसे आपकी तमन्ना है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ाने का जो मतलब था, ये इंटेंसिटी जो है ये शायद आप लोगों के नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसका इतना फोकस नहीं किया हूँ। ओके, ये एक्चुअली ऐसा समझ लो कि एक कोई 11th 12th JEE वेई वगैरह के लिए पूछते हैं इंटेंसिटी, वहाँ पे पूछा जाता है, आपके नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पावर डेंसिटी समझ में आएगा, तो इसलिए आपको एनर्जी डेंसिटी का क्लियर होना कंपलसरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपका काम बनेगा, इसलिए ये वाली वैल्यूज या इनका जो बिहेवियर है ये आपको डेफिनेटली तरीके से पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी धमाके के साथ और इसी जोश के साथ में, ठीक है। तो जोश से रहिए, मज़े करिए और पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।